व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में आने वाले अंतर वाले प्रश्न। तो एग्जाम में अंतर वाले 2 या 3 प्रश्न आते ही हैं और यही वो प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं। तो हम अंतर वाले जो प्रश्न है विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट करने वाले और इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो शुरू करते हैं और इसके साथ ही 9वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और इसके प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दे रखी डिस्क्रिप्शन में, उसमें से देखकर आप 9वीं की विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो एक तरफ हम मिश्रण लिख देंगे, दूसरी तरफ यौगिक लिख देंगे। और पहला अंतर है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक का संगठन स्थायी होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता। तो आप एक तरफ का याद कर लोगे तो दूसरी तरफ का आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, तो हम इधर लिख देंगे यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, तो यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, एक तरफ हम भौतिक परिवर्तन लिख देंगे, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। तो पहला जो अंतर है वह भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता। उत्क्रमणीय मतलब वापस जो परिवर्तन हुआ था उससे हम वापस जो पहले जो चीज थी वह वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल से बर्फ बनेगी और बर्फ से वापस जल मिल जाएगा, तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन से जो वस्तु बनेगी उससे हम वापस पहले वाली वस्तु नहीं बना सकते। जैसे दूध से दही बन जाता, तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। और इसका उदाहरण भी हम देख लेंगे, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना, और इसमें आ जाएगा जैसे दूध से दही बनना। तो इसके साथ ही एक और प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। तो बहुत आसान है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, पानी का बर्फ बनना और दूसरा है शक्कर का पानी में घुलना। तो ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, पानी का बर्फ बनना और शक्कर का पानी में घुलना। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना और दूसरा है दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि दूध से दही बनना उदाहरण है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। तो इसका उत्तर होगा, एक तरफ हम पादप कोशिका लिख देंगे, दूसरी तरफ जंतु कोशिका। और इसमें अंतर है, पहला है पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। तो बहुत ही आसान है यह। तो दूसरा है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका जो कि पौधों में पाई जाती है उसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। इसके बाद है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है,
जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। तो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। इसके बाद अगला है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर हम लिखेंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम जो है वह जड़ों से पानी को पौधों के विभिन्न भागों में ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो पहला अंतर हम लिखेंगे, जाइलम में यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके बाद दूसरा है, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, जाइलम के द्वारा जो संवहन क्रिया होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम में इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। तीसरा अंतर है, निर्जीव ऊतक है। जाइलम जो है एक निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम यह सजीव ऊतक है। तो बहुत आसान अंतर है। जाइलम जल का संचरण करता है, फ्लोएम भोजन का, और यह जल को पौधों की जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो जाइलम में हम लिख रहे हैं जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। दूसरा, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, क्योंकि जड़ों से पानी को ऊपर ले जाता है। तीसरा अंतर है, निर्जीव ऊतक है। उसी प्रकार फ्लोएम में है, यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। और तीसरा, यह सजीव ऊतक है। इसके बाद जो अगला अंतर वाला प्रश्न है वह है सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। सरल और जटिल ऊतक में अंतर। तो पहला अंतर है, यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है। सरल ऊतक जो है एक ही तरह की कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। क्योंकि ये सरल ऊतक है, यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना है। जटिल ऊतक है तो यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा है, यह एक समान कार्य करते हैं। सरल ऊतक जो है एक समान कार्य करते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। सरल ऊतक एक समान कार्य करते हैं, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा है, पौधों को सहारा प्रदान करते हैं व भोजन का भंडारण करते हैं। सरल ऊतक जो है यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं व भोजन का भंडारण करते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो है यह संवहन का कार्य करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा है, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक में इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चाल और वेग में अंतर बताइए। ठीक है, चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में अंतर हम देखेंगे, और जो पहला जो अंतर है यह इसकी परिभाषा ही है। यदि ऐसा आ जाता है क्वेश्चन की चाल किसे कहते हैं या फिर वेग किसे कहते हैं, तो पहला वाला जो अंतर आप लिख दोगे तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चाल और वेग में अंतर में पहला अंतर है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग में लिखेंगे, एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा है, चाल एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, तो चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है।
तीसरा अंतर है वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग में हम लिखेंगे वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, वस्तु की चाल का परिणाम तो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसके बाद अगला हमें इसका सूत्र भी पता होना चाहिए। तो चाल बराबर होता दूरी बटा समय, जबकि वेग बराबर होता विस्थापन बटा समय। तो इस प्रकार से हमने 9वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में आने वाले अंतर वाले सारे प्रश्न कर लिए हैं। यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं हर वर्ष, तो आपको ये सारे प्रश्न याद कर लेना चाहिए। और 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि आपकी विज्ञान विषय की 100% तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।